गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज विद्युत रसायन के पार्ट 14 के अंतर्गत शुष्क सेल और विद्युत रासायनिक श्रेणी का अध्ययन करेंगे। आइए हम शुष्क सेल ड्राई सेल का अध्ययन करते हैं। शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल होता है। हमने आपको बताया था कि प्राथमिक सेल वह सेल होते हैं जिसको पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। यह सेल इसमें पहले से रासायनिक ऊर्जा स्टोर की जाती है और उसी रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में प्रयोग होता है। आइए जानते हैं शुष्क सेल का निर्माण कैसे होता है। तो यह एक प्राथमिक सेल है, मीन्स कि ऐसा सेल जिसको पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है, जिसमें जिंक का बर्तन एनोड का कार्य करता है तथा MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड कार्बन चूर्ण में धसी ग्रेफाइट क्षण कैथोड का कार्य करती है। एनोड तथा कैथोड के मध्य का स्थान NH4ZnCl2 के पेस्ट से भरा रहता है। शुष्क सेल में होने वाली अभिक्रियाएं निम्नलिखित हैं। यहाँ पर देखेंगे ए सेल है, ए जिंक जो है जिंक कंटेनर, ये जो लगा बना है इस तरह से, ए एनोड का कार्य करता है और ये जो सेल में धंसा हुआ है कार्बन इलेक्ट्रोड, एक कैथोड का कार्य करता है। एक कैप होता है और जो इसके बीच का स्थान होता है, मीन्स कि कार्बन और जिंक कंटेनर, इन दोनों के बीच के जो स्थान होते हैं, इस कार्बन एनोड और कैथोड, एनोड यह है जिंक कंटेनर और कार्बन इलेक्ट्रोड क्या है, कैथोड है। इस जिंक कंटेनर और कार्बन इलेक्ट्रोड कैथोड के मध्य का जो स्थान होता है, उसमें क्या भरे होते हैं, MnO2 NH4Cl ZnCl2, यह MnO2 होता है और इसके बीच में NH4Cl और ZnCl2 होते हैं। ये पूरा भरा होता है, ठीक है ना। इसमें आप जानते हैं कि एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन प्रक्रिया होती है। दोनों प्रक्रिया होने के फलस्वरूप इस सेल में रासायनिक ऊर्जा स्टोर हो जाती है। जो जिंक है, जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागता है। आप जानते हैं कि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है तो जिंक आयन के रूप में कन्वर्ट होगा और जो यह MnO2 है, कार्बन इलेक्ट्रोड में धंसा MnO2, वह जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाए उतने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। मैग्नीज ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और अमोनिया बनता है, ठीक है। इसके फलस्वरूप, इन अभिक्रियाओं के फलस्वरूप यह सेल, इस सेल में रासायनिक ऊर्जा स्टोर हो जाती है और उसी रासायनिक ऊर्जा का हम विद्युत ऊर्जा में उपयोग करते हैं। लेकिन रासायनिक ऊर्जा जो स्टोर होती है वह समाप्त होने के बाद इस सेल का कार्य समाप्त हो जाता है। हमने कहा कि शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल है जिसको पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। जब बनाया जाता है इसमें ऊर्जा स्टोर की जाती है इन अभिक्रियाओं के दौरान, और जब स्टोर ऊर्जा हो जाती है तो उसी ऊर्जा का हम विद्युत ऊर्जा में प्रयोग करते हैं। और जब रासायनिक ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो इस सेल का कार्य समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो ये शुष्क सेल है। शुष्क सेल में इस क्रियाओं के द्वारा इस सेल का निर्माण होता है, ठीक है ना। आपने बताया आपको पुनः, यह एक प्राथमिक सेल है जिसमें जिंक का बर्तन एनोड का कार्य करता तथा MnO2 कार्बन चूर्ण में धसी, जो यहाँ पर है कार्बन चूर्ण में धसी ग्रेफाइट क्षण कैथोड का कार्य करती है। एनोड तथा कैथोड के मध्य का स्थान, एनोड और कैथोड के मध्य का स्थान NH4ZnCl2 के पेस्ट से भरा रहता है। ये जो कैथोड और एनोड है, कैथोड और एनोड है,
इसके मध्य का जो स्थान होता है AnH4 और ZnCl2 से भरा होता है और शुष्क सेल में ये अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया के दौरान इस सेल में रासायनिक ऊर्जा स्टोर हो जाती है और उसी रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में हम उपयोग करते हैं। ठीक है ना, तो सेल शुष्क सेल। ठीक है, आइए अगला टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी। बहुत इंपॉर्टेंट है विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विद्युत रासायनिक श्रेणी को बनाने से पहले एक प्रयोग किया गया जिसमें जो प्रबल धन विद्युत तत्व हैं उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन के सापेक्ष निकाला गया, क्योंकि हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.00 होता है और उसी के सापेक्ष अन्य तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाले गए और उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालने के बाद एक श्रेणी का निर्माण होता है। उस मानक इलेक्ट्रोड विभव को क्रम से रखने पर एक श्रेणी बनती है और उसी श्रेणी क्रम में जो बद्ध किया गया उसी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। लेकिन हमारी बात को ध्यान से आप सुनिएगा, लेकिन जो श्रेणी जो आधुनिक और बुक में आप देखेंगे कि मानक इलेक्ट्रोड विभव के स्थान पर अपचयन विभव लिखा है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। वहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड विभव लिखे हैं या अपचयन विभव लिखे हैं, दोनों का मान वही आएगा। ठीक है ना, तो उन तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव या अपचयन विभव को हाइड्रोजन के सापेक्ष सभी तत्वों का इलेक्ट्रोड विभव निकाला गया और उनके इलेक्ट्रोड विभव को एक क्रमबद्ध से व्यवस्थित किया गया, एक श्रेणी क्रम में व्यवस्थित किया गया। उनके इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते हुए क्रम में जो श्रेणी हमको प्राप्त हुई उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो हमने बताया आपको कि ये जो तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाले गए हैं, ये इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन परमाणु जिसका इलेक्ट्रोड विभव 0.00 होता है उसी के सापेक्ष इन तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाले गए और जब इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव हमको ज्ञात हो गए तो इनको एक श्रेणी क्रम में व्यवस्थित करना पड़ा और जब व्यवस्थित किया गया तो एक श्रेणी का निर्माण हुआ और उसी श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है ना, चाहे यहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड विभव लिखा रहेगा या तो अपचयन विभव लिखा रहेगा। ठीक है ना, हम इन सभी का अर्थ आपको बताएंगे कैसे, क्या इसमें घटेगा, क्या बढ़ेगा, अपचायक, आक्सीकारक, धन वित्तीय लक्षण, ऋण वित्तीय लक्षण, जो भी सक्रियता, जो भी प्रॉपर्टी होगी उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, इससे बहुत से प्रमाण आपको मिलेंगे इस श्रेणी से, लेकिन ये श्रेणी आपको याद करनी पड़ेगी। इन तत्वों का क्रम आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा तत्व किसके बाद आता है एक क्रम से। ठीक है ना, तो परिभाषा, विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे धातुओं की विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अभी हमने बताया कि विभिन्न धातुओं के उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव को हमने क्रम से व्यवस्थित किया और क्रम से व्यवस्थित करने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है और उसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है ना, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव जो निकाले गए हाइड्रोजन के सापेक्ष सभी के निकाले गए हैं और ये मान निश्चित हैं हर एक तत्व के। यहाँ पर लिथियम पहले आता है जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव -3.04 है। ठीक है, इसके बाद पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टिन, लेड। टिन और क्या है, लेड है। ठीक है, और इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए गए हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इनके वैल्यू को जानना आवश्यक है कि ये क्या शो करते हैं। माइनस किसका अधिक होगा,
तो उसका आक्सीकारक या अपचायक क्षमता कितनी अधिक होगी, ये सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन आप ये अवश्य करिए कि इन तत्वों को एक श्रेणी क्रम से याद करना पड़ेगा आपको, तभी आप समझ पाएंगे कि कौन सा तत्व किसको विस्थापित कर सकता है, कौन सा तत्व किससे अधिक सक्रिय है, कौन सा तत्व किससे कम सक्रिय है, तभी आप इन सभी के बारे में आप जान पाएंगे। ठीक है ना। लेकिन ये मानक इलेक्ट्रोड विभव को याद करना आवश्यक नहीं है, लेकिन इन तत्वों को श्रेणी क्रम में जो व्यवस्थित किया गया है, इन क्रम को याद करना आवश्यक है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टिन, लेड। आप एक नहीं, आप बार बार लिखेंगे तो ये क्रम आपको याद हो जाएगा। लेड इसके बाद भी अभी है। लेड के बाद आता है हाइड्रोजन, जिसके सापेक्ष हमने इन सभी तत्वों का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाला है। हाइड्रोजन का 0.00, इसके बाद कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। ये अवश्य याद रखिए कि हाइड्रोजन के नीचे सिर्फ 5 ही तत्व हैं, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड ही है। आप देखे होंगे जो मानक इलेक्ट्रोड विभव हमने आपको दिखाया, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी तत्व थे जो हमने पीछे आपको बताया, वो सभी हाइड्रोजन के ऊपर हैं। वहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसी को आगे लिखे हैं, तो सब हाइड्रोजन के ऊपर हैं। तो हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी तत्व हैं, उन सभी के मानक इलेक्ट्रोड विभव आपने देखा होगा कि उन सभी के मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक हैं। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी तत्व हैं, उन सभी के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या हैं, ऋणात्मक हैं। लेकिन जो हाइड्रोजन के नीचे हैं, उन तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक होते हैं। ठीक है ना। उन तत्वों के, हाइड्रोजन के जो नीचे हैं, उन तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। ठीक है ना। इसके कुछ, इस विद्युत रासायनिक श्रेणी के कुछ कैरेक्टर हैं, उन कैरेक्टर के बारे में हम आपको बताएंगे अगले क्लास में। इसके बाद इसके कुछ प्रॉपर्टी हैं, उसके बारे में कुछ उपयोग है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। लेकिन हमने जो बताया आपको कि एक क्रम आप याद रखिए कि कितने तत्व हाइड्रोजन के ऊपर हैं और उनका क्रम क्या है, और हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन से तत्व हैं, उनका क्रम क्या है। कॉपर, Ag, PtAu, गोल्ड। और हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी तत्व हैं, उन सभी तत्वों का मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक होता है, और हाइड्रोजन के नीचे जितने तत्व हैं, उन सभी के मानक इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक होते हैं। हम अभी आपको बताएंगे आगे के पार्ट में कि धनात्मक और ऋणात्मक कैसे, इनका आक्सीकारक, अपचायक, धन वित्तीय लक्षण, ऋण वित्तीय लक्षण और सक्रियता कैसे घटती और बढ़ती, इसके बारे में हम आगे चर्चा आपसे करेंगे। तो परिभाषा हमने बताया कि जब तत्वों को एक तरह से, और हम विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा बता सकते हैं, जब तत्वों के उनके मानक अपचयन विभव, हमने बताया आपको, चाहे अपचयन विभव कहें या इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, यहाँ पर क्योंकि किसी तत्व में 2 ही प्रक्रिया होती हैं, या तो अपचयन होगा या तो ऑक्सीकरण होगा। तो जब तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव अथवा मानक ऑक्सीकरण विभव के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है, क्योंकि या तो तत्व में ऑक्सीकरण होगा या तो तत्व में अपचयन होगा। तो चाहे जिस क्रम में हम रखें, जब तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव अथवा मानक ऑक्सीकरण विभव के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है, तो जो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। इस प्रकार से जो प्राप्त होती है श्रेणी, उसको क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है ना। तो आज इतना ही। हम कल की क्लास में हम आशा करेंगे कि आप सभी जो क्रम हमने बताया, वो क्रम आप याद रखेंगे, तो आपको पढ़ने में आगे आसानी होगी। ठीक है ना। तो कल नेक्स्ट क्लास अगले दिन। थैंक यू वेरी मच।